हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पाठ 12 जो कि एक पूरक पठन है, झलमला पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आइए लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बख्शी जी कवि, कथाकार, समीक्षक, निबंधकार अनेक रूपों में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। आप विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के ललित निबंध भी आपने लिखे हैं। प्रस्तुत जो पूरक पठन है यह एक लघु कथा है। लघु कथा किसे कहते हैं? लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से किसी एक विशेष क्षण अथवा प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित झलमला एक श्रेष्ठ लघु कथा का उदाहरण है। इस कहानी द्वारा लेखक ने भाभी देवर के निश्चल प्रेम, तात्कालीन पारिवारिक स्थितियों एवं विशेष प्रसंगों से जुड़ी स्मृतियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। साथ ही साथ इस कथा के माध्यम से लेखक ने यह भी बताया है कि हमारे भारतीय समाज में अंधविश्वास कूट कूट कर भरा है। बड़ी भाभी के पंडित जी की बहू की सखी बनने पर उनमें झलमला दिखाना यह एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। तो लेखक ने इस कथा के माध्यम से अंधविश्वास हमारे समाज से जितना शीघ्र खत्म हो सके अच्छा है, इसके बारे में प्रकाश डाला है। साथ ही साथ देवर और भाभी के निश्चल प्यार के बारे में बहुत सुंदर तरीके से एवं मार्मिक ढंग से दर्शाया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं कि झलमला कहानी में लेखक हमें क्या बताना चाहता है। मैं बरामदे में टहल रहा था। इतने में मैंने देखा कि विमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि वह जब बरामदे में टहल रहे थे तो उन्होंने अपने घर की नौकरानी को देखा कि वो आंचल के नीचे प्रदीप मतलब दिया, एक दिया लेकर उनकी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। तो लेखक ने विमला से पूछा, क्यों रे, यह क्या है? वह बोली, झलमला। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई हैं, इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। लेखक की जो भाभी थी वो पंडित जी के घर गई थी, उनकी बहू के साथ उनकी मित्रता हुई थी, वो उसकी सखी बन गई थी। तो इस बात की खुशी में जो इनके घर की नौकरानी थी वो उनका स्वागत करने जा रही थी, उन्हें दिया दिखाने के लिए जा रही थी। तब तो मैं भी इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। तब तो मैं भी किताब फेंक कर घर के भीतर दौड़ गया। दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल तो दो। किसने कहा? लेखक ने अपनी बहन से कहा कि मुझे थोड़ा सा तेल दो। दीदी ने कहा, जा अभी मैं काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। फिर मैं सोचने लगा, यह अवसर जाने न देना चाहिए, अच्छी दिल लगी होगी। दिल लगी का मतलब क्या होता है? मजाक। भाभी और देवर का जो प्रेम होता है वो बहुत ही निश्चल होता है, बहुत ही प्यारा यह एक रिश्ता है। तो देवर जो था वो अपनी भाभी से काफ़ी छोटे थे और वह इस अवसर को किसी भी हालत में अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। वो विमला के समान ही अपनी भाभी को झलमला दिखाना चाहते थे। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और एक दिया सलाई का बक्स लेकर भाभी के कमरे की ओर गया।
मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला। अब लेखक तो मोमबत्ती के टुकड़े को लेकर भाभी के सामने चले गए। उसने उनके सामने उन्हें जला भी दिया। भाभी बड़ी थी, समझदार थी और वह जानती थी कि मेरा देवक मेरे से मजाक कर रहा है, पर उन्होंने कुछ न कहा और शगुन के स्वरूप लेखक के हाथ में 5 रुपये उन्होंने रख दिए। उनको उन्होंने नेक दिया क्योंकि ये उनका स्वागत करने के लिए वहाँ गए थे। तो लेखक अपनी भाभी से कहते हैं, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी। गिन्नी किसको बोलते हैं? सोने के सिक्के को। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैं तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिन्नी। भाभी ने गिन्नी निकाल कर मुझे दे दी और मैं अपने कर्म में चला आया। कुछ दिनों बाद गिन्नी के खर्च हो जाने पर मैं यह घटना बिल्कुल भूल गया। तो लेखक उस समय बहुत छोटे थे और भाभी जो थी उनकी बड़ी थी, लेखक को प्यार भी बहुत करती थी और लेखक को उन्होंने उस झलमले के रूप में जो उन्होंने मोमबत्ती का टुकड़ा जलाया था उसके बदले में 1 गिन्नी दे दी और उस मोमबत्ती के टुकड़े को उन्होंने बहुत ही अच्छे से सहेज कर रख लिया। 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं BA LLB होकर इलाहाबाद से घर लौटा। इस घटना को 8 साल हो गए। लेखक बाहर पढ़ने चले गए थे। जब वो 8 साल बाद इलाहाबाद से घर लौटे तो घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले थी। न भाभी थी और न विमला ही। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और विमला कटंगी में खेती करती थी। जब लेखक पढ़ लिख कर वापस लौटे तो भाभी उनकी स्वर्ग सिधार चुकी थी और जो विमला नौकरानी थी वो दूसरी जगह जाकर खेती करती थी। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। कुछ बातें हो रही थी। इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही थी, कुछ भी हो बहन, मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। बड़ी बहू कौन? जो लेखक की भाभी थी जो स्वर्ग सिधार गई थी। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई। मैं तुमसे पूछने वाली थी, उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था ना? दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह गई थी कि उसे रोहिणी को दे देना। उस स्त्री ने कहा, उसमें सब तो ठीक था पर एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा, कैसी विचित्र बात? वह कहने लगी, मैंने संदूक खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। मैं सोचने लगी, यह क्या है? कौतूहलवश उसे खोलकर मैंने देखा। कौतूहलवश मतलब जिज्ञासा पूर्वक मैंने उसे खोलकर देखा। बहन कहो तो उसमें क्या रहा होगा? दीदी ने उत्तर दिया, गहना रहा होगा। उसने हंसकर कहा, नहीं, उसमें गहना न था, वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था, मूल्य 1 गिन्नी। तो भाभी ने, लेखक ने मोमबत्ती के रूप में उन्हें जो झलमला दिखाया था, जिसके बदले में उन्होंने अपनी भाभी से 1 गिन्नी ली थी, उनकी भाभी ने अपने देवर के प्रेम के उस स्वरूप को रेशमी रुमाल में बहुत सुंदर तरीके से सहेज कर रख दिया था। क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। कौन? लेखक, क्योंकि उन्होंने अपनी दीदी की और उस स्त्री की क्या की थी, बातें सुन ली थी। फिर मैं अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा। लेखक से रहा न गया। उन्हें सब कुछ याद आ गया और फिर वे अपने आप को रोक न सके और कमरे के अंदर घुस गए और चिल्लाकर कहने लगे, वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी, कुछ इधर उधर देखने लगी। पहले के समय में क्या होता था कि पराये मर्द को देखकर या पराये पुरुष को देखकर जो स्त्रियां रहती थीं, औरतें रहती थीं, वो सिर ढक लेती थी या सामने नहीं आना चाहती थीं। उस स्त्री ने अपना सिर
ढांकते ढांकते कहा, अच्छा बाबू, मैं कल उसे भेज दूंगी। कौन सी स्त्री? जिसने दीदी से कहा था कि संदूक में उसे जली हुई मोमबत्ती का एक टुकड़ा मिला था। पर मैंने रात को एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। परंतु लेखक ने जब से उस मोमबत्ती की बात सुनी थी, उनसे रहा ही नहीं गया, उनसे सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं किया गया। पर मैंने रात को एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। जब से लेखक ने उस मोमबत्ती के टुकड़े के बारे में सुना तो उनकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनसे सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो उन्होंने घर की नौकरानी को भेजा और उस मोमबत्ती के टुकड़े को उस स्त्री से मंगा लिया। लेखक से उस दिन कुछ भी खाया नहीं गया। पूछे जाने पर मैंने कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। बड़ी देर तक मैं इधर उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गए तब मैं अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? लेखक की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। उन्हें अपनी भाभी की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। बचपन की सारी बातें, वो घटनाएं उनके दिमाग में पूरी तरह से घूम रही थीं। तो उनसे कमला ने पूछा कि सिर का दर्द अब कैसा है? लेखक ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी जेब से उन्होंने उस मोमबत्ती को निकाल कर जलाया और एक कोने में रख दिया। कमला ने उनसे पूछा कि यह क्या है? तो लेखक ने उत्तर दिया, झलमला। कमला को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे झलमले का क्षुद्र आलोक, क्षुद्र मतलब हल्का एकदम, आलोक मतलब प्रकाश, रात्रि के अनंत अंधकार में विलीन हो गया। लेखक ने देखा कि वह मोमबत्ती धीरे धीरे जलकर ख़त्म हो गई। तो इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार लेखक अपने बचपन में अपने भाभी के साथ बिताए हुए इस प्रसंग को जब याद करता है तो उसकी मन स्थिति कैसी हो जाती है। इससे लेखक को उसके भाभी के निश्चल प्रेम का पता चला कि किस प्रकार भाभी ने उसके झलमले को मोमबत्ती के रूप में जो उसने भाभी को दिखाया था, इतना सहेज कर रखा था। तो उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।